पर दो बातें हैं जो बड़ी ध्यान से सुनने वाली हैं। डेरा सच्चा सौदा की एक विशिष्टता रही, उसने और अच्छे बुरे जो भी काम किए, कि उसने वो जो सिख समाज या हिंदू सिख जो भी कहो, पंजाब और हरियाणा और इस रीजन का, जिनको एससी कहते हैं, तो सो कॉल्ड मजहबी सिख्स, या जिनको जाट सिख अपने बराबर का नहीं मानते, और हिंदू भी जिनको स्केड्यूल्ड कास्ट या जो भी कहे, उनको बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म दिया। उनकी इकोनॉमिक सिस्टम्स बहुत अच्छे, स्कूलिंग, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बिजनेस सेटिंग अप के लिए प्रोविजंस, और इनको कन्वर्जन माफिया से बचाए रखा। अभी जैसे ही आप देखो सच्चा सौदा पे अटैक होता है, उसके बाद द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग चर्चेस एंड मॉस्क्स proceeds with ferocious speed in हरियाणा एंड पंजाब। ये संभाल के रखे थे, इन्होंने बिखार दिया, किसी ने परवाह नहीं की कि चलो अगर आपने राम रहीम को सजा भी देनी है, पर वो जो सारी संगत है, वो जो सारी बिरादरी है, इट्स अ लार्ज कम्युनिटी, जिनको एक एंकर मिला हुआ था, इकोनॉमिक एंकर, एजुकेशनल एंकर, इमोशनल स्पिरिचुअल एंकर, कम्युनिटी सपोर्ट, उनको बिखेर दिया इन्होंने। और उसके बाद से आप देखिए जिस तेजी से कन्वर्जन बढ़ रही है, और जिसमें एसजीपीसी कॉम्प्लिसिट है, अकाली कॉम्प्लिसिट है कन्वर्जन होने देने में। ये सबसे बड़ी इस वक्त जो चुनौती है, ये जो खालिस्तानी सिख है, इन्होंने जो कब्जा जमा लिया है पूरी तरह से गुरुद्वारों पे भी, एसजीपीसी को भी डरा धमका के, I think they are also a cover for facilitating conversions, कि कोई बोल ना सके, इनकी बंदूकें चल जाएंगी अगर किसी ने थोड़ी किसी भी बात पे इनका विरोध किया, तो गोलियां मारने मरवाने में तो इनकी कुछ जाता नहीं है। तो इसके पीछे जो तेजी से कन्वर्जन माफिया काम कर रहा है, जिसके ऊपर किसी की निगाह जा नहीं रही, I think we need to become alert to that danger, क्योंकि कुछ बचेगा ही नहीं अगर पंजाब हरियाणा आधा क्रिश्चियन बन गया, आधा मुसलमान बन गया, तो क्या बचा? Then they can run riot over rest of North India. साउथ में तो आप देख ही रहे हो, केरला से चल रही है मार्च, बंगाल से चल रही है मार्च, कोई रोकने वाला ही नहीं है इनको। कम से कम हम सोचते थे सिख या अकाली अपने सेल्फ इंटरेस्ट में, हिंदुओं से तो इतनी चिढ़ खाने लग गए हैं, और जो भी सनातन धर्म से दूर हुआ है, उसने अपना बेड़ा गर्क ही किया है। वो वाकई ही अपने समाज के लिए और देश के लिए फिर एक क्रिमिनल फोर्स के रूप में बन उभर के आया, द पॉइंट दैट आई एम मेकिंग इज दैट apart from many other dangers, the danger that is coming to India by to Punjab, Haryana, by rapid conversions, we better pay attention to it. This is very serious matter. और इसकी तरफ अगर ध्यान, सरकार तो डरी हुई है, मोदी सरकार से उम्मीद करना मुझे लगता है गलतफहमी में पड़ना है। और आम आदमी पार्टी जिसने पंजाब की हुकूमत संभाली है, अभी एक बहुत अच्छा चैप्टर है राजीव मल्होत्रा की किताब में, आपने देखा होगा, जो हार्वर्ड का सारा प्लान, हाउ द एंटायर पॉलिसी ऑफ अरविंद केजरीवाल सरकार इज बीइंग मैनेज्ड बाय हार्वर्ड एक्सपर्ट्स। सारा गवर्नेंस मॉडल वो दे रहे हैं, और इसीलिए इनकी डुगडुगी कितनी बचती है, इनका कोई क्रिटिसिज्म नहीं, जितना मर्जी भ्रष्ट हो जाए। अब ठीक है, भाजपा इनके ऊपर क्रिटिसिज्म करती रहे, बट मीडिया में आप कभी नहीं देखोगे कि इनके
करप्शन के स्कैम्स कभी मीडिया निकाले, या इनका जो झूठ फरेब है कभी मीडिया उसके ऊपर तवज्जो दे, बिकॉज दे आर propped up by global powers. And I am personally quite convinced that Arvind Kejriwal is being prepared, ready to to be a prime ministerial candidate. You know, ये जो regime change की अमेरिका को लत पड़ी हुई है ना सारी दुनिया में, regime change करानी, और वहाँ द ग्लोबलिस्ट ग्रुप जो है उसने तय कर लिया है कि हमने सारी दुनिया पे हार्वर्ड, ऑक्सफर्ड, ये जो एक एलीट ग्रुप है ग्लोबलिस्ट का, यहाँ से पढ़े लिखे लोग हमने अब इम्प्लांट करने हैं सभी देशों में टू हेड द गवर्नमेंट्स. एंड केजरीवाल फॉर द मोमेंट इज द चोजन कैंडिडेट फॉर regime change. मोदी जितनी मर्जी मर्जी चमचागिरी करे अमेरिका की या वेस्ट की, या जो you know the entire global, I mean Modi ji thinks that he has won the hearts, but no, they want him out, which is why सारी American universities, सारी Western universities इसको गाली देते नहीं थकती. वेस्टर्न मीडिया, फ्रॉम ब्रिटिश पेपर्स टू अमेरिकन पेपर्स टू कनेडियन पेपर्स, सभी हिंदुस्तान को फासिस्ट करार कर दिया, हिंदुओं को फासिस्ट करार कर दिया है. So it's clear they want a regime change. He's himself endangered. I don't know if they will let him survive even physically. I worry for that also, because the way they are building negative hysteria against बीजेपी, मोदी इन पर्टिकुलर, इसकी वजह से फासिज्म हिंदुस्तान में ऑन कम हुई है. एक तो मार भी हम खाएं फिर हम फासिस्ट भी कहलाएं, बट दिस narrative has taken deep root in global media. So where do we go if the person who's running the government or is heading a very very क्या बोले, a centralized government, ये सारी सरकार जो है बीजेपी की, पीएमओ चला रहा है, कोई मिनिस्ट्री नहीं चला रही, किसी और की तो चलती नहीं, किसी और से बात करने का भी फायदा नहीं, सारी चीजें मोदी जी ने अपने हाथ में ले रखी हैं. तो बहुत आसान है जब एक सेंट्रलाइज हो जाए इतनी पावर, तो उस व्यक्ति को नॉकआउट करना और सारा सिस्टम कोलैप्स हो जाए, क्योंकि पार्टी निष्क्रिय हो चुकी है एक मायने में, एक्सेप्ट एज अ वोट गैदरिंग मशीन. कैबिनेट नाम की कोई चीज सही में है ही नहीं मोदी जी की. सो आई डोंट नो, आई रियली आई एम वेरी कंसर्न्ड दैट वी आर वी माइट फेस जैसे कितने, क्या इजिप्ट में किया था रिजीम चेंज, कहाँ का हर जगह स्ट्रीट एक्शन के जरिए उसकी तैयारी इस्लामियों की तो बिल्कुल है ही. सारे ये जो एनजीओज हैं और सारा लेफ्ट है, कांग्रेस है, ये सब इकट्ठे हो जाएंगे. सो ये जो खून की नदियां बहाने की इनकी मंशा रही है, आई थिंक वी मे बी फेसिंग समथिंग लाइक an open, all out civil war in the months or year to come. 2024 से पहले तो बहुत ही खतरे के मुझे आसार लग रहे हैं, बट किसको कहें. तो थैंक यू. वैसे मधु जी, मैं जस्ट से मैंने एक ना जस्ट से मैंने मधु जी की रिपोर्ट डाली है ऊपर, तो ये किसी को पढ़नी नहीं चाहिए कि दिल ही खराब हो, बट स्टिल अगेन वी जस्ट हैव टू क्लिनिकली स्टडी आवर हिस्ट्री. सो आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी जस्ट टू फॉलो मधु जी. और जो मधु जी की रिपोर्ट है 1984 सिख पोग्राम के ऊपर, दैट इज द एब्सोल्यूट बेस्ट and like detailed, and You should also, Puneet, I was one of the few who was also invited to North American gurdwaras. मैं वो भी पोस्ट करूंगी
1985 आई वाज द फर्स्ट हिंदू. मेरे को करीब 60 गुरुद्वारों में से रोपे दिए थे बिकॉज ऑफ दैट रिपोर्ट एंड आवर कैंपेन अगेंस्ट कांग्रेस मैसेकर. एंड व्हाट आई सॉ देन ऑफ खालिस्तानी गुरुद्वारास, तब और अब में क्या फर्क आया, यू विल अंडरस्टैंड a lot more from that. So क्या बोले, things are really, shaping very badly. And the regime, I mean, जो हमारे इस वक्त हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं, वो लगता है कि अपने से इतने मदमस्त हैं, या हम मूर्ख हैं, हम नहीं समझ पा रहे, या वो अपने कुकून में हैं और नहीं समझ पा रहे. सो आई जस्ट होप एंड प्रे दैट ये खतरे के बादल टल जाए. चलिए, आई एम रिकवरिंग फ्रॉम अ वेरी बैड अटैक ऑफ ब्रोंकाइटिस. इतनी गंदी विषैली हवा है दिल्ली की, इसकी भी कोई नहीं चिंता कर पा रहा, घर से निकल नहीं पा रहे. 4 दिन से लगा के वो air purifier, locked myself inside a room, and have been under treatment. And these are not issues that we can even think about because our civilizational survival is at stake. So physical survival की भी हम सोच नहीं पा रहे. That is the kind of predicament we are trapped in. Thank you, Puneet Bhaiya. थैंक यू मधु जी. एंड मधु जी, आई जस्ट से कि एक ना, आई वाज जस्ट व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू इट, एक जैसे एक वीएस नायपॉल है. फॉर मी इज लाइक अ ग्रेट इंस्पिरेशन, एंड इट्स जस्ट सो अमेजिंग लाइक देयर अ पर्सन लाइक दिस कैन एग्जिस्ट. So he wrote on a lot of things. He wrote on travels, and he also wrote one chapter on Punjab. And when Punjab was in the throes of militancy, और वो जो उनकी बुक का जो चैप्टर है, उसका मैंने पीडीएफ बना के अपलोड किया है. जैसे अगर आप ये हमारे ऊपर लिंक पे जाए, मैं सबको कहूंगा वो पढ़े. And he basically is just so, I don't have words to express the brilliance of that man. He would just go and talk to people, and he would psychoanalyze them. कि भाई ये जो बात कह रहा है, ये कहाँ से आ रही है, और इसके कितने डीप रूट्स हैं, और इसके क्या कॉम्प्लेक्सेस हैं, एंड व्हाई इज ही एक्टिंग दैट. द गाय इवन डोंट नो व्हाई ही इज एक्टिंग द वे ही इज एक्टिंग. ही इज लाइक वन ऑफ द ब्रिलियंट, मोस्ट ब्रिलियंट साइकोलॉजिस्ट दैट आई हैव एवर रेड. तो Yeah. उसका जो बेसिकली जो ये जो था ना इन मिलिटेंसी, बेसिकली गिव्स यू अ वेरी रियल आइडिया of what a mad horrifying place that was. But he also analyzed ये जो है, और मैं ये बताऊं, ये मैम इन्होंने जो इस्लामासाइज किया ना 1920s के अंदर सिखिज्म को, कि एक इसको परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स दे दो, एक साथ में सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दे दो, और साथ में थ्रेट ही लेते रहो. तो ये सारा था मुस्लिम लीग का हिंदुओं में खा जाएगा. अब हिंदू सारे भगा दिए तो अमेरिका खा जाएगा, कोई अहमदी खा जाएंगे. दे आर ऑलवेज इन अ सर्च ऑफ एन एनिमी, और उसके ऊपर जुल्म करना. और ये जो इन्होंने सिखिज्म को भी ऐसे बना दिया ना, तो पहले ये निरंकारियों के ऊपर चढ़ गए थे. वो हिंदू तो इनको कुछ कहते ही नहीं, हिंदू इनकी सारी की सारी बात मान के बैठ जाते हैं. जो गलत भी बात है वो भी बीजेपी थ्रू अकाली सारी मान लेते हैं. तो पहले ये निरंकारियों के ऊपर चढ़ गए, फिर ये पैट्रियोटिक्स के ऊपर चढ़ गए. अब मैं भी उसका कोई सपोर्ट नहीं हुआ. आई एग्री विद वो क्या कहते हैं मधु जी, लाइक आई एम नो सपोर्टर ऑफ हिम. लाइक व्हाट आई हैव लिटिल आई हैव सीन ऑफ इट, इट्स नॉट इंप्रेसिव ऑफ द डेरा सच्चा सौदा. बट अगेन देयर इज अ मार्केट that people are so disillusioned with like orthodox or SGPC Mexichism that they want an out. और जो भी इनको लगता है थ्रेट है, तो उसको ये ब्लास्फेमी करके उसको मारना शुरू कर देते हैं. सो नाउ एक्चुअली आई थिंक दिस, ये जो डेरा सच्चा सौदा वाले हैं, दे आर द निरंकारीज ऑफ टुडेस टाइम, एंड दे नीड एन एनिमी. और ये इनको एलिमिनेट भी कर देंगे तो कोई तीसरा ढूंढ लेंगे कि ये जी हमें खत्म करना चाहता है. तो मैं आपको बताऊं, जैसे निरंकारी इन्होंने सारे भगा दिए. इफ यू रीड द पोस्टर ऑफ 1990s, आई हैव एक्चुअली सेव्ड दैट फॉर माय बुक. तो जो 1990s में था कि निरंकारी तो उन्होंने नेस्तो नबूद कर दिए, सारे वो छुप छुप के रहने लगे, खत्म कर दिए. तो उस टाइम कोई डेरा सच्चा सौदा भी नहीं था. तो उस टाइम जो बीच में थे राधा स्वामी थे, इन्होंने पोस्टर लगाए कि जो राधा स्वामी के डेरे पे जाएगा या माता के जगराते पे जाएगा, ये खालिस्तानियों ने लगाए, ये घरों के बाद. और मेरे पास वो पोस्टर की ट्रांसलेशन ऑफिशियल पड़ी है. आई एम सेविंग दैट. उसके अंदर लिखा हुआ है हम उसको जिंदा जला देंगे. So these are people, who are like depraved of humanity, and full of violence and hate and superiority and victimhood and persecution, who are always in a search of enemy. And that's why I say ये जो SGPC वाले सिख हैं, they have much more in common with Pakistani jihadis than people like us. प्लीज वो नायपॉल जी का चैप्टर जरूर पढ़िए. इट इज जस्ट ब्रिलियंट. इट्स जस्ट टू रीड समथिंग, forget his command of the language, just the way how to interact and how much you can
take out from a conversation, an ordinary conversation. It's really inspirational. So ये मैंने ऊपर डाला हुआ है कि वो नए पहुंचेगा, तो आई रियली प्लीड एवरीबडी टू रीड दैट चैप्टर. तो इंडिक जी, हम आगे चलते हैं. वी हैव लाइक अबाउट लाइक 20-30 मिनट्स, वी एक्सटेंड द थिंग. तो 20-30 मिनट्स में, Sure, sure. हाँ जी, So जितने ज्यादा Sampark बंदे ji इंक्लूड has कर been सकें waiting. तो. हाँ जी. I was saying Sampark ji has been waiting for a very long time, so we'll let him go first. Unfortunately, Puneet ji, I have to step out for dinner, but Eagle's here to manage the fort, so I'll have to take your leave. So हाँ ठीक all है, the ईगल पाजी आप संभाल लो और इसको 20-30 मिनट में बंद करते हैं, ठीक है? मुझे भी जाना जी है. जी. तो एज मेनी पीपल एज वी कैन इंक्लूड द बेटर. हाँ जी, संपर्क जी, प्लीज गो अहेड. हाँ जी, सभी को जय श्री राम, नमस्ते. जो ये बात कर रही थी मधु जी, वो बिल्कुल सही बात है. जिस दिन सच्चा सौदा को इन्होंने अरेस्ट किया था, मैं तो उसके अगले दिन से समझ गया था कि अब गिद्ध जो हैं, ये धर्मांतरण वाले, वो वहाँ पे गिद्ध दृष्टि से बैठे होंगे. और किस तरह से वहाँ की पुलिस ने, हरियाणा की पुलिस ने 45 से 50 लोगों को एक रात में ही उस समय गोली से भून दिया और उनको जान से मार दिया था. और उस बात में कि गोली क्यों चली, आज तक किसी ने वो प्रश्न नहीं उठाया, ना कोर्ट में कोई गया है. और उस समय ये बात आ गई थी कि अब जो है इनका जो जो शेड्यूल कास्ट सिख हैं, उनका जो रक्षक है, क्योंकि एसजीपीसी दे डोंट केयर अबाउट देम. उनको तो वो तो जो धर्मांतरण नो कन्वर्जन वीडियो वाले ने उनको टैग किया, तो उन्होंने उस पे ही अटैक कर दिया कि आरएसएस दे बंदे, बीजेपी दे बंदे ये फैला रहे हैं इस तरह का. और उसके बाद से बिल्कुल सही बात है. आप देखिए धर्मांतरण जो है पूरे पंजाब में सिख ही करा रहे हैं, पगड़ी पहन के हो रहा है, और एसजीपीसी उस पे चुप है. एसजीपीसी चाहती है कि ये सारे ही खत्म हो जाएं और केवल हम जट सिख लोग जो हैं वो राज करें, और बाकी जो सिख हैं वो कन्वर्ट हो जाएं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा. मेरे ख्याल से उनका ये पॉलिसी है. उनको कोई वो नहीं है. अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे गुरुद्वारे में एक ग्रंथी है जो, मतलब वो बोल रहा था, इतना गलत बोल रहा था, यंग था. उसके बाद जो एक ओल्ड एल्डरली सरदार जी थे, बाद में उन्होंने बाद में उसको कहा, बाहर जब हो गया था उसका वो, कि भाई साहब आप जो ये बोल रहे थे ना, एक दिन इस पे भी डिबेट होगा. तो वो कुछ नहीं बोला, लेकिन वो आवाज़ उठाने वाले, बिल्कुल सही बात है कि वो उस एज वाले थे. जो यंग जनरेशन आ रही है, उसको कैसे ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उसका मैं एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ. परसों एक बैठक थी, उसमें रोहिणी जी बोलने लगी कि हम तो तरन-तारन से हैं. हमारे तो मतलब परिवार में गुरुद्वारे में इस तरह से जाते हैं कि वो हिंदुओं का ही स्थान है और सिखों का भी है, और उसमें गुरु ग्रंथ साहब में राम और कृष्ण इतनी बार आता है. तो अगर कोई मुझे अभी भी कहे कि नहीं भाई मत जाओ, तो मैं उसमें नहीं कर सकती, मेरे को जाना है, क्योंकि मैं उस, लेकिन क्या है कि जब वो कीर्तन होता है और सामने एक बहुत बड़ा टीवी लगा हुआ है, उसमें इंग्लिश में ट्रांसलेशन आता है, तो जहाँ पे राम और कृष्ण आता है, बार-बार आता है वो तो राम और कृष्ण, उसमें उसमें उन्होंने उसको ट्रांसलेट किया हुआ है गॉड, गॉड. तो कहते हैं कि साफ-साफ है कि किस तरह से यंग जनरेशन को ये लोग अब पूरी तरह से वो कर रहे हैं. अब बात आती है कि जो हिंदू अभी भी उस संपर्क आस्था जी, से, आई एम सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, बट हमारा टाइम बहुत है, और प्लीज अगर आप संक्षेप में अपना बात या जी, जी. पॉइंट रख सके प्लीज. जी, 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 मैं 1 I घंटे से just वेट कर want रहा to था. tell this gentleman, एक मिनट, कि आप अगर यहीं रहते आसपास, I would like to be in touch with you. Please write to me. ये डेरा सच्चा सौदा. I think we should together do some investigation on what's happening. Madhuji, I'm from Wellington in New Zealand, and I think I'm the Oh, only one in this space from New Zealand. And okay. this is what is happening here in Auckland, in Takanini Gurdwara. They have the photos of Sant Bhindranwala all over the Gurdwara. And in Wellington, when this Nankana Sahib was open, they invited, in fact, Indian High Commissioner was invited, then he was turned down. He was told not to come, and they invited Pakistani High Commissioner and offered him Sarofa. So this is how the Sikhism is gone in that direction. But I won't blame all the Sikh. I was in a taxi, and he was a Sikh in Auckland, and I have the recording of that. He said ki in one of the restaurant run by Punjabi Dhaba, run by a Sikh,
when he went to eat there was a meeting of the Khalistanis and Pakistanis with the Pakistani flag and Khalistani flag. And he had ordered the food. And when he saw that, he just said, no, when the food came, he said, I can't eat the food in the restaurant. Being a Sikh, he said, I can't. And he said, why? You have to pay. He said, yeah, I'll pay because I have ordered and I will pay for the other meal which is still coming. But he just left the meal and came out. Even I wouldn't be able to do that being a Hindu, because when the meal has come, I would still not have guts to do that. But as a Sikh, he did that. So they are Sikh like that also, who do that kind of thing. But the other way, the leadership is gone in totally in the, in a confused direction, where the Ram and the Krishna on the TV is being replaced by the word God, so that the young generation doesn't It's not God, consider it's Lord. that. It's the Christian Lord. Yeah, Not that's God. what they're doing in Gurudwara. That's what. Thank you very much, Puneet ji. Question I wouldn't. Lord. Yeah, yeah, Not even God. जी. Yeah, I wouldn't असल talk में much हमारी now today. सरकार भी तो इतनी निकम्मी है ना। ये काम होता है, ये प्रोपेगेंडा मीट करने का काम होता है सरकारों का। कहाँ मुंह खोल रही है हमारी सरकार? हम प्रॉब्लम मधु जी, तो मैम मधु जी, हमारे पास ना थोड़े मिनट ही रह गए हैं और 2-3 लोगों को हम ले लें तो उसमें सही रहेगा। तो जी, मैंने खत्म कर दिया। मैं हाँ जी, फिर हाँ अगली जी, बार आऊंगा। आप थैंक यू। पावर स्टार जी है नेक्स्ट, प्लीज गो हाँ अहेड। जी। और उसके बाद ये बीच में ये करमवीर भाई से भी बुलवा लें, ये भी काफी देर से बैठे हुए थे। ये भी हमारे सज्जन प्रेमी हैं और भाई हमारे बड़े। तो करमवीर भाई, हाँ पावर जी आप बोलिए। हाँ, मेरे बस 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या प्रोसेल्टाइजेशन का कॉन्सेप्ट सिखिज्म में है? क्योंकि अगर वो है तो व्हाई डोंट द जट सिक्स प्रोसेल्टाइज टू द मुस्लिम सिक्स ऑफ पाकिस्तान? और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये मजहबी सिख या जो भी दलित SC ST कम्युनिटी के है, OBC कम्युनिटी के, पंजाब के, उनके बारे में I don't see their stance being explored in this whole Khalistani मतलब ये जो भी narrative है, where do they stand? Because they are the ones who form the majority now. Mostly it is Jat versus Khatri और Brahmin Hindu community. मैं बस यही डिस्कशन देखता हूँ। तो हाँ, बस ये दो क्वेश्चन है मेरे, प्रोसेल्टाइजेशन एंड वेयर डू मजहबी सिख SC ST स्टैंड। तो हाँ, मैं आपको बताऊं, देखो ये जो मूवमेंट स्प्रेड हुआ ना, अभी जैसे मैंने वो भी डाला था, देयर इज सो मच ब्यूटी और इतनी भक्ति है। सो बेसिकली इट स्प्रेड, मैं आपको बताऊं, इट स्प्रेड बाय लाइक द गुरुज वर खत्री एंड खत्रीज आर नॉट इन नंबर बट दे हैड अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस एज अ कल्चरल फोर्स। तो जहां से अफगानिस्तान से लेके आप कहीं भी चले जाओ, वहां पे वो खत्री सीखते बिकॉज दे वर मर्चेंट्स एंड दे वर आल्सो स्कॉलर्स। आपको आज भी जो सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मिलेंगे या स्कॉलर मिलेंगे, वो आपको खत्री। अब जैसे ऋषि सुनाक है, यू नो ही इज अ खत्री, पंजाबी खत्री। एंड नाउ जो इंडिया में जो है जो दो प्राइम मिनिस्टर जो बने हैं पंजाबी, वो दोनों के दोनों खत्री हैं, चाहे उनके बिल्कुल बहुत कम नंबर है। अपना क्या नाम है, इंद्र कुमार गुजराल एंड मनमोहन सिंह। तो दैट दे हैड अ मोस्ट डिस्प्रोपोर्शनेट कल्चरल इन्फ्लुएंस। उनके कोई नंबर्स कभी भी नहीं थे। एंड देन द जो प्रोलिटिसाइज करते थे ना, जो आपने बात की, ये जो फैलता था, इफ यू स्टडी यू नो दैट इज एक्चुअली अ फैसिनेटिंग थिंग, यू नो फ्रॉम महाराजा रणजीत सिंह टाइम की, वो जिसको पैट्रोनाइज कर रहे हैं या सारे जा रहे हैं, वो जो दो थे वो बेसिकली थे उदासीन एंड निर्मलास। दे वर द ट्रेडिशनल स्कॉलर्स ऑफ सिखिज्म एंड दे वुड बेसिकली, जैसे अभी मैंने सिंध का वो जो किया, तो वहां पे सारे के सारे उदासी लेके गए। जो ये जो भाई कन्हैया बनाते हैं, उसकी भी दाढ़ी पगड़ी लगा दी, वो कोई नहीं था भैया, उसका नाम कन्हैया राम था, उसने वो सिंधी था जिसने ये जो फैलाया। तो जब से इन्होंने वो मानने को तैयार नहीं थे कि हम हिंदू नहीं है, इन्होंने उनको काट दिया, इनको निकाल के बाहर मारा कि चलो तुम निर्मले हो, तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम उदासी हो, तुम निकल जाओ, तुम सिख ही नहीं हो। तो दे बेसिकली चॉप्ड ऑफ देयर इंटेलेक्चुअल हेड। अब कोई कोई ये जो हैप्पी है या ये धामी है, ये नलायक सारे भरे हुए SGPC के, उससे कोई थोड़ा भाई इंप्रेस होगा। उसके लिए तो कोई स्कॉलरशिप होनी चाहिए ना, उसके लिए कोई ज्ञान होना चाहिए, उसके लिए कोई ट्रेडिशन होना चाहिए, उसके लिए कोई कल्चर होना चाहिए। वो तो अक्ल से सारे के सारे जीरो हैं। वो तो भाई जो सिख रह गए हैं, वो तो इसीलिए रह गए कि उनके वो क्या कहते, बाप दादे सिख थे। और वो मतलब ये है कि कोई नया इंप्रेस करके थोड़ा ना आ जाता है। So that is actually the problem of SGPC as well. Like a faith that was so expanding and so popular and had reverence all over. इन्होंने कहा हम अपना कब्जा करते, अपने कब्जे में करके तुमने पूरा सिकुड़ ही दिया। So that is actually the problem. तो कोई भी जैसे जो कन्वर्ट, जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो सबसे बड़ी रियासत है, पटियाले की रियासत है। आप ये देखो, ये पटियाले की रियासत है, दे हैव जीनियोलॉजी। तो पटियाले की रियासत को जो वो सिख बना है, मतलब जो ये वो सिख, उसको बनाने वाला उदासी था। ये सारे उदासी सबसे बड़े स्कॉलर होते थे भाई। तुमने उनको निकाल के बाहर मारा कि ये हिंदू है,
तो तुम्हारा इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन ही चला गया। ये जो बैठे हुए हैं एसजीपीसी के गुरुद्वारों के अंदर, इनके अंदर को ये मंद बुद्धि भी कहेगा ये मेरे से भी गए गुजरे हैं। तो दैट इज एक्चुअली द प्रॉब्लम। तो हाँ जी, ईगल भाई आगे चले। आई थिंक आई जी आंसर द क्वेश्चन। हाँ, एक बार दूसरा बाबू क्वेश्चन तो मजहबी सिख का अगर आप बोल दोगे हम मजहबी सिख ये है भाई, वो बहुत परेशान है ना। मैं आपको बता रहा हूँ, वो बेसिकली पंजाब में अपना मूवमेंट है। जैसे अभी हम पहले बात कर रहे थे कि जो जलंधर है, दे हैव लाइक अ ह्यूज पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजिंग, एंड एक्चुअली अराउंड 100 years ago in Manguram, वो हमने शुरू में बात की थी, मे बी यू जॉइन ले। सो देयर इज अ मूवमेंट टू बिल्ड दिस दलित सॉलिडारिटी, एंड दे हैव इट, एंड वो अपने गाने गुने भी गा रहे हैं, एंड लाइक गुड लक टू देम। But again, like from the religious thing, they are basically being chucked out. It is, in a way, it is good. They are asserting themselves, building their solidarity. But I'm not sure if it is good for a society or the faith as a whole. Because वो ये जट सिखों से परेशान होके, ये मतलब ये जो जटवादी ऑर्गेनाइजेशन एसजीपीसी से परेशान होके, so they are basically building an antagonist completely thing कि हमारे हर जगह ये उत्पीड़न हुआ है और हमें अपना अलग करना है, तो हम सबसे अलग हैं। तो इन अ वे इट इज गुड दैट ये ऑप्रेसर के खिलाफ हो रहे हैं, but as a whole I see society is basically becoming more fractured. So it is I don't know how the things will go, but they are like countermeasures at both ends. So this, for example, we have to share what we share in common and move away from a tribal loyalty. Citizen का मतलब ही यही होता है कि मेरा एक fellow citizen से ज्यादा loyalty है या मेरे कबीले से। So that we have to build. But जो ये एसजीपीसी ये जो जटवादी एसजीपीसी है, ये सबसे बड़ी लानत है। तो इससे तो लड़ना ही लड़ना है। तो अगर ये जुड़ के लड़ रहे हैं तो वो पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। तो मेरा तो ये अंडरस्टैंडिंग है भाई, इसमें पॉजिटिव भी ढूंढ सकते हो, नेगेटिव भी ढूंढ सकते हो। जी करमवीर जी, देन बाबू जी। करमवीर भाई वो अनम्यूट करो। हाँ जी। सो यार इसके ऊपर ना, ये मैं इसके बारे में इतना पढ़ चुका हूँ, देख चुका हूँ, आज तक मुझे ये बात समझ नहीं आती। Why is government so pussyfooting this, hesitant, reluctant to take any bold step towards this? खालिस्तानी का जो बनता है, जो वायबल रहती है खालिस्तानी की मूवमेंट, उसको तोड़ने के चक्कर में टिल डेट गवर्नमेंट के पास सारे टूल्स हैं to confiscate the properties as a criminal restitution, और सबको नीलामी कर दी जाए प्रॉपर्टी के, cut off their this thing roots with India. The whole problem is I think अगर आप बिल्कुल roots काट दें इंडिया से, that is the worst pain that could be afflicted or inflicted on these guys. वो पता नहीं क्यों नहीं कर पा रही आज तक गवर्नमेंट। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ये भी थोड़ा सा ही took a soft approach. 200 से या 250 लोग थे जो ब्लैक लिस्ट पर थे, उनको वापस वो दिला दिया, क्या बोलते हैं, ये OCI कार्ड दिला दिया। I don't know why the government is doing this. The government was acting in good faith, but now the time has come. You treat them not as Indians. Completely इसको वो कर देना चाहिए। दूसरा, also, I think we should take it on a national level and we should blacklist Canada. I know Canada is the mecca for a lot of people, पर अब गवर्नमेंट की जहां तक उसकी सिक्योरिटी की बात आती है, steps have to be taken. Such a small nation like Canada, और किस हिसाब से बात करते हैं और इंडिया के बारे में बोलते हैं, the way they harbor these movements, it's incredible. तो करमवीर भाई, मैं असल में आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और एक्चुअली जो आप ये बात कह रहे हो ना, दिस इज नॉट एनीथिंग आउटरेजियस। आप 2013 का अमरिंदर सिंह का बयान पढ़ लीजिए, उसने एग्जैक्टली यही बात की है, दैट वी शुड ब्लैकलिस्ट कनाडा, कि कनाडा से सारी बदमाशी चल रही है। और मैं आपको बताऊं, मैं तो ये कह रहा हूँ, सरकार इसको कुछ नहीं कर सकती, हमें खड़ा होना है। और मेरे को आप जैसे हरियाणवी जाटों से बहुत वो है, ये जो इतने बदमाश है ना, इनका ठीक वही होते हैं जहाँ पे हरियाणवी होते हैं ना, वहां पे अपनी गर्दन झुका के भाग जाते हैं खालिस्तानी। मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ, यही हमारे गिल साहब हैं जो सबसे महान आदमी थे, ही वाज द ग्रेटेस्ट इंडियन, और ये गुस्सा भी आता है इस देश पे कि उनका क्या सत्कार किया इन्होंने। बट एनीवेज, उनका भी ये था कि ये जो खालिस्तानी जाट है, इनके जो सही वाले जाट है, इनका वही इलाज है, और इनका कोई इलाज नहीं है। और आज वो जो जहाँ अभी कनेडा में भी थे, ये जो बदमाशी कर रहे थे, वो हरियाणा के लड़कों ने आया, वो सर इनको ठीक कर दिया। और ऑस्ट्रेलिया में भी जाके ये कुछ कर रहे थे, वहां पे हरियाणा के लड़के हैं, वहां पे वैसे तो बदमाश बनते हैं, और इतनी जोर जोर के इन्होंने मम्मी मम्मी चलाया है।
तो इनका ये जो है, ये हरियाणा की जाटी मुझे इनका इलाज लग रहा है। But we feel offended as a Canadian कि आप कनाडा को बैन करें. This is not a solution. As a Canadian, there's just one stupid person, one stupid prime minister जो banning it. We have Stephen Harper. हमारा Stephen Harper था, उसने सबको लाइन लगा रखा था, किसी को मुंह नहीं लगाता था. एक और कंजर्वेटिव आने दो. हाँ जी, हाँ उनको क्या जी, जेल मिल रहा है? ईगल बाजी अगला कौन है लाइन में? हाँ जी, ये Yes, and moreover, I think it's more to do with Big Daddy US in geopolitical context. But anyway, we'll move on to Babu Mast ji. थैंक यू. जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण. पुनीत भैया, रेस्पेक्ट एंड लव टू यू. कनाडा तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. वी वुड लव टू हैव ए खालिस्तान कैपिटल इन कनाडा. और इंडिया जो हमारा खत्ता है, वो गीता, महाभारत, रामायण वो संभाल लेगा मधु जी. चिंता होने की कोई दिक्कत नहीं है. बहुत हमारी स्ट्रॉन्ग एंसेस्ट्री है, हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग हेरिटेज है इंडिया में. हम तो चाहते हैं कि यहाँ पे कनाडा में ही इनका मूवमेंट जो है ना कन्फाइंड हो जाए. जो पॉइंट ऑफ व्यू कह रहे थे, पॉलिटिशियंस का एडवांटेज उठा रहे हैं. हर दूसरे तीसरे घर में मैं ग्राउंड लेवल से जुड़ा हुआ हूँ, वहां पे जनरल सिंह भिंडरवाला की फोटो है पुनीत भैया, लेकिन अब वो धीरे धीरे उतर रही हैं. ब्राह्मण और सर्वे को बना दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है. लेकिन हमारा विश्वास रखें मधु जी, कोई दिक्कत नहीं है. भारतवर्ष हमारे सनातन को बचा लेगा. जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण. ट्रस्ट में. हाँ जी बाबू जी, बहुत बहुत धन्यवाद. हमारे पास अब ये 5-10 मिनट ही रह गए हैं, तो ये जो भी है ईगल बाजी, ये जो 2-3 जो बचे हैं. हाँ जी, पॉइंट ऑफ व्यू सुन लेते हैं पहले, उसके बाद धार्मिक जी, देन अश्विनी जी, फिर उसके बाद बंद करते हैं. हाँ, मैं एक सिर्फ मैं ये जो आप बोल रहे थे ना पुनीत भाई और करण भाई, कि ये सिर्फ एक हमारा पप्पू है, उसकी वजह से काम खराब हुआ, प्लस सपोर्टिंग जो एनडीपी पार्टी है. अगर कंजर्वेटिव पार्टी जो थी, जो 10 साल तक रही है हमारे साथ, कुछ नहीं हुआ था. खालिस्तान सब दबा के रखा था स्टीवन हार्पर ने. इकोनॉमी भी बढ़िया थी, कोई वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं थी. ये तो हालात ऐसे खराब हुए कि हमारा ऑपोजिशन स्ट्रॉन्ग नहीं रही. नाउ वी हैव गुड ऑपोजिशन एंड यू विल सी द चेंजेस, कि एक आदमी के कारण पूरा नेशन खराब करना वो ठीक नहीं है. बट एनीवे, आई एम कमिंग बैक टू द इकोनॉमिक्स. अरे बाबू, सॉरी कंटिन्यू. आई एम कमिंग बैक टू पंजाब इकोनॉमिक्स. जो सबसे ज्यादा जो है ना, आई मीन अलार्मिंग थिंग, कि कोई इन्वेस्टर नहीं आ रहा पंजाब में. दैट्स व्हाट द कैप्टन अमरिंदर सिंह वाज टेलिंग इट बिफोर द किसान क्रेज, कि वहां पे इन्वेस्टमेंट आनी जरूरी है, जॉब अपॉर्चुनिटी होनी है. जो खाली दिमाग शैतान का घर है, वो काम हो रहा है पंजाब में, कि वेले लोग, और वो या तो कनाडा आएंगे या वहां पे वो खालिस्तान में जुड़ेंगे. आज की डेट में वहां पे काम आना चाहिए, कॉर्पोरेट जाने चाहिए, जो जॉब अपॉर्चुनिटी करे, प्रॉस्पेरिटी आए. That's how they can grow it. They can think about something positive. और जो मतलब सोने में सुहागा ये होगा कि आम आदमी पार्टी आ गई जो बिजनेस फ्रेंडली नहीं है. इफ दे सपोज टू बी बिजनेस फ्रेंडली, तो वहां इतना पोटेंशियल है. एक सिर्फ एग्रीकल्चर स्टेट बना के छोड़ दिया गया है. देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट. और जो I don't know, sooner later, whenever BJP come along without Akali, I'm hoping, I'm just optimistic guy that things will change. ये तो बेड़ा गर्क होगा पूरे स्टेट का, कि कोई पैसा नहीं. गवर्नमेंट का काम नहीं है जॉब देना, कॉर्पोरेट का काम जॉब, और कॉर्पोरेट आ नहीं रही. और सबसे मेन जड़ वही कि खाली बैठे, ना उनके पास काम धंधा, ना पैसा, ना कोई कुछ करने को. या तो वो उठ के बाहर चले जाओ, या ये खालिस्तान का इसमें दिमाग लगाओ. हाँ जी स्वप्निल जी, थैंक यू. आपकी बात आ गई. ईगल बाजी, अगला क्वेश्चन कोई है तो ये जो है ले लेते हैं. सर मैं बोलूं क्या? धार्मिक जी. हाँ जी धार्मिक जी, आप अपना पॉइंट या क्वेश्चन है तो उसको जल्दी रख लीजिएगा तो बेटर होगा. स्टेज. हाँ सर, पुनीत सर, आप मेरे को सुन सकते हैं सर? हाँ जी, पूरी तरह सुन सकते हैं. ओके सर, मैं मिलके बहुत खुशी है सर आपसे, और बहुत मैं वो खुश हुआ क्योंकि मैं आपको जयपुर डायलॉग्स पे ही देखता था, और मैं आपसे पहली बार खुद बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए बहुत बहुत मेरा मतलब आपके लिए बहुत, मेरे लिए बहुत वो है, ये बहुत बड़ी खुशी की बात. तो पहली बात तो सर ये पूछना चाहूंगा मैं, क्वेश्चन भी है वैसे भी है. क्वेश्चन में ये है, मैं मतलब जैसे कि एक तो ये सर कि अब क्या व्यू है सर पंजाब में और कनाडा में. अगर सिखों तो देखते हो कनाडा का होल्ड है, लेकिन वो नॉर्मल सिख जो है, जो हमारे से कॉमन सिख्स हैं कनाडा में, यूके में, अमेरिका में और पंजाब में, उनके क्या व्यू है सर? क्या वो भी खालिस्तानी हो चुके हैं? क्योंकि मैंने अब तक आपको देख रहा हूँ, पहला सिख है जो इस तरह से बोल रहा है पूरा प्रूफ के साथ, लेकिन और कोई नहीं मैंने देखा अभी तक कोई मूवमेंट सिखों की कोई अलग अगेंस्ट खालिस्तानियों के खिलाफ खड़ी होती हुई, इनके खिलाफ कोई पॉलिटिकल वो
आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी खुद ही एक तरह की खालिस्तानी है। कांग्रेस टूट ही चुकी है, उसका कुछ पता ही नहीं है। बीजेपी का कोई आधार नहीं है सर। हाँ धार्मिक तो भाई, वहां आपकी बात आ गई। मैं सॉरी, मैंने आपको काटा, आपकी बात मैं पूरी तरह समझ गया। मैं आपको जवाब दे देता हूँ। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो भाई, ये जो चलता है ना, उसको आपको कॉस्ट देनी पड़ती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम इंडिया में थे, ठीक है, इंडिया में हम भी कन्नी काट देते थे। कभी पुलिस वाला उसको रिश्वत दे दी कि हाँ भाई चले, काम हो गया। क्योंकि इंडिया में ईमानदार होने की कीमत बहुत ज्यादा है। यहाँ पे अमेरिका में मैं किसी को कोई रिश्वत नहीं देता, मैं बिल्कुल ईमानदारी से, कोई बदतमीजी किसी से मतलब नहीं है। अब ये बात है कि जो कनाडा में और इंडिया में भी हाल कर दिया ना, कि एक सिख देशभक्त होने के लिए ओपनली आपको बहुत बड़ी कॉस्ट पे करनी करती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मधु जी ने किया। मधु जी ने, वो मैं रिपोर्ट बार बार कह रहा हूँ, उसके अंदर दिखा दिया कि कितना जुल्म हुआ। बट वो प्रोग्राम था, ये तो हमें पहले से ही पता है भाई। हम सारे कह रहे हैं, कोई ये किसी ने कहा ही नहीं कि कोई हिंदू मारा सिखों ने। जो एक हिंदू मरा भी, वो तो सिखों को बचाते मर गया। अब ये जो है, देखो, इन्होंने वो एक राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट लेके जेनोसाइड जेनोसाइड हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ, वो दीपक आनंद, वो खत्री, वो सिख ही है, वो वहां का एमएलए है कनाडा का। इन्होंने बोर्ड लगा दिए कि हमारे छोटे छोटे बच्चे जला दिए और हिंदुओं ने हमारे साथ नरसंहार किया। ये नहीं कि कांग्रेस में, उस बंदे ने इस बात को ऑब्जेक्ट किया कि आप पूरी कम्युनिटी को कैसे डिमोनाइज कर रहे हो। उसके पता क्या किया उसके सामने, ये सारे गुरुद्वारे निकाल के लगा दिया, ये सिखों का दुश्मन है, हम इसको गुरुद्वारे में घुसने नहीं देंगे, फला नहीं करने देंगे। उसका ये हाल किया, उसको इतनी हरासमेंट किया, वो बिल्कुल बेचारा दुबक के बैठा हुआ है कि भाई अगर तुम खालिस्तानियों के खिलाफ कुछ बोलोगे तो ये स्टेट के अंदर इतने इन्फिल्ट्रेट हो चुके हैं और ये ऐसा माफिया है, तो ये आपका करियर तबाह कर देंगे। और आप ये देखो, यही काम इन्होंने इंडिया में किया हुआ है। अब जैसे इन्होंने इतनी आग लगा दी, फार्म प्रोटेस्ट, सबसे ज्यादा जो कोई बंदा बदमाश है, जो मतलब जिसने सबसे ज्यादा आग लगाई, उसका नाम है मनजिंदर सिंह सिरसा। आप मनजिंदर सिंह सिरसा की स्टेटमेंट देखो। वो कहता है कि जब ये लव जिहाद वाला हो रहा था, कहता है ऐसा धर्म है जिसको लव जिहाद के लॉ कानून की जरूरत है, वो धर्म खत्म हो जाना चाहिए। ये मनजिंदर सिंह सिरसा का जवाब है। ये मनजिंदर सिंह सिरसा ने सबसे ज्यादा आग लगाई ये फार्मर प्रोटेस्ट में। ये था उस फार्म लॉज में। अरे आज बीजेपी में आ गया। बीजेपी में नहीं आ गया, इसको मोदी जी इसके साथ हर जगह जाके फोटो खिंचा रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट सिख लीडर बना दिया हमने। अब आप ये देखो कि अगर जो देशभक्त सिख था, वो अगर वो सोच रहा है कि भाई मैंने अपनी फैमिली से भी ले लिया पंगा, मैंने देश के लिए सारा पंगा ले लिया, मेरे ऊपर इन्होंने सिरसा बिठा दिया, अब मैं क्या करूं। मैं आपको बीजेपी के अंदर के लीडर बता रहा हूं, जो भिंडरावाले के बिल्कुल खिलाफ है, जो बिल्कुल है। बट उन्होंने देखा भाई ये गवर्नमेंट ही सारी इस तरफ हो रखी है और सारा एनवायरमेंट हो गया, हमें भी पॉलिटिकली सर्वाइव करना, हमने 30 40 साल अपनी जिंदगी में लगा दिए। वो वही पट्टी पढ़ना शुरू हो गए कि जी ये बंदी सिंहों को छोड़ दो, और ये जो वो भिंडरावाला संत था, ये हो गए। और भाई आप ये देखो ना कि मैं आपको आज भी बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अंदर से हूँ, किसी सारे भिंडरावाले के खिलाफ है। बट आप ये देखो, आप सीधा सीधा देखो कि पब्लिकली बोलने का कीमत क्या आपको देनी पड़ रही है। अब जैसे आए तो आप और मैं ममता बनर्जी को जो मर्जी बोले, बट जो हिंदू बंगाल के अंदर बैठा हुआ है, उसको बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ेगी भाई ममता बनर्जी के खिलाफ बोलने के लिए, तो वो चुप होकर बैठा हुआ है। तो जब तक ये गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज नहीं करेगी कि भाई अगर कोई बदमाश है तो उसका नुकसान है और कोई देशभक्त है उसका फायदा है, ये तो पूरी गेम ही उल्टी हुई है। तो ऐसा तो होगा ही। तो जी, ये नेक्स्ट स्पीकर की तरफ चलते हैं। अश्विनी जी, स्वप्निला। हेलो, हाँ जी अश्विनी जी, आपकी आवाज आ रही है। अगर आप हाँ नमस्कार। क्वेश्चन रखते हैं। नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। और ये डिबेट में काफी देर से सुन रहा था। इसमें जो हम आज बात कर रहे हैं कि सिखिज्म, हिंदुइज्म, तो इसमें एक कोट करना चाहूंगा मैं, द जर्मन फिलोसोफर जॉर्ज हेगल। He said, the only thing that we have learned from history, that we have learned nothing from history. तो हिंदू सिख से अलग कब हो गए और सिख हिंदू से अलग कब हो गए? तो ये जो नैरेटिव बिल्ड किया है, अगर आप सभी ज्ञानी लोग हैं, ये नैरेटिव जो बिल्ड किया है, देयर इज अ आइडियोलॉजी which is being called a leftist ideology which believes into the disintegration of the society, और उन्होंने बिल्ड किया। जैसे जैसे इस नैरेटिव में फंसते जाएंगे, वो उतना वो डिबेटेबल इशू होता जाएगा। तो ये जो हम बात कर रहे हैं आज कि सिखिज्म, हिंदुइज्म, ये अलग कब से था, और ये जो डिसइंटीग्रेशन बिलीव कर रहे हैं, वेदर इट इज कनाडा, वेदर इट इज एनी ऑफ द स्टेट इन द कंट्री, जो ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि इस देश में इस तरह से हो रहा है, जिनोसाइड हो रहा है, तिस्ता सीतलवाड़ जैसे लोग जिन्होंने गुजरात जिनोसाइड के बारे में बात की, आज उनका हश्र क्या हुआ, उनको एक्सपोज कैसे किया गया। और आज जो देश समाज में जिस प्रकार की एक नैरेटिव, या विदेश में जिस तरह का नैरेटिव हो रहा है
जो लेफ्टिस्ट मीडिया है, जो जिस प्रकार से प्रोजेक्ट कर रहा है देश के लीडर को, देश की आंतरिक स्थिति को, दे आर बीइंग पेड ऑफ फॉर दिस। हम और आप अगर बोल रहे हैं तो वी आर नॉट बीइंग पेड फॉर दिस, बट द पीपल आर बीइंग पेड फॉर दिस। तो इस डिबेट में जाने के पहले पहले अगर हम इस बात को समझ लें और इस फंडामेंटल को समझ लें, तो उस बात में तर्क रखने के लिए हम लोगों के पास बड़ा अच्छा स्थिति हो जाएगा। कल भी यहाँ बात हो रही थी, और रही बात मुखर होके बोलने की, कल तो दत्तोपंत ठेंगड़े जी, जिन्होंने भारतीय मजदूर संघ स्वदेशी जागरण मंच बनाया है, कल भी यहाँ एक डिबेट थी, तो उन्होंने मुखर होके यशवंत सिन्हा को बोला था, ही इज द एजेंट फॉर WTO, द ब्यूरोक्रेसी इन द अटल जी गवर्नमेंट आर द एजेंट्स ऑफ WTO। तो मुखर होकर बोलने से कौन डरता भैया? आज पुनीत जी ने जैसा बोला कि हाँ ठीक है, पीपल आर बीइंग पेड फॉर दिस, मतलब वो कीमत चुका रहे हैं, पर बंगाल में लोगों ने किया ना साहब, घर जले, जान गई, पर देश में मुखर होकर बोलने के लिए उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, चुकाएंगे, इससे डर किसको है? और अगर ये असाइड करेंगे तो ये लेफ्टिस्ट लोगों का पुराना रवैया रहा है साहब। ये चाइना हो, रशिया हो, जहां भी लोगों ने मुखर होकर इनके खिलाफ बोला है, इन्होंने लोगों ने अपनी जान की कीमत चुकाई। खैर, चूंकि समय कम है तो मैं बहुत विषय को विस्तार से नहीं बोलना चाहता, पर मैंने संक्षिप्त में और एक समराइजेशन कहा है, कभी मौका मिलेगा तो मैं इसको विस्तार से कह दूंगा। धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। हाँ जी, थैंक यू अश्विनी जी। हम वी आर प्लानिंग टू डू दिस एवरी वीक, तो मे बी अगले हफ्ते होगा। तो ये स्वप्निल जी हैं और ये क्यूरियस जी हैं, अगर जल्दी जल्दी अपनी बात रख सकें। स्वप्निल जी, आपने हाथ खड़ा किया, प्लीज अब अपनी बात रखें। जी, धन्यवाद। अश्विनी जी, वो आपके माइक से थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है, थोड़ा म्यूट कर लीजिएगा। सॉरी। हाँ, धन्यवाद। ओके, सो सी मेरी नॉलेज पुनीत जी के कंपैरिजन में बहुत कम है, लेकिन फिर भी जो एक बात उन्होंने कही कि यू नो हाउ कैसे इंसेंटिवाइज किया जाता है और कैसे मुश्किल बना दिया जाता है। जैसे ईमानदार होना भारत में उसके बहुत बड़ा नुकसान होता है, और आपकी जब सोसाइटी ही करप्ट सिस्टम और करप्ट लोगों से भरी हो, तो इट्स ट्रू एंड आई कंप्लीटली एग्री विद हिम, वेरिन दैट इज वाई बहुत सारा माइग्रेशन हमारे देश से इस बात पर भी होता है क्योंकि हमारे यहाँ टैलेंट को कभी वैल्यू नहीं देती है, और दैट्स व्हाई यू सी द ब्रिलियंट माइंड्स हैव एक्चुअली गॉन टू अदर कंट्रीज एंड हैव डन प्रीटी वेल फॉर देमसेल्व्स, एंड दिस इज वेयर द ब्रेन ड्रेन एंड माइग्रेशन हैज हैपेंड। सो एनीवेज वी आई विल कम बैक टू द टॉपिक, और मैं यही बोलना चाहूंगी पुनीत जी, द थिंग इज कि देखिए हमें ये बात नहीं भूलना चाहिए कि एंड ऑफ द डे जो भी है बीजेपी है वो दूसरे दूसरे देशों में जाके अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रही है, तो उसके पीछे वो पूरी प्लानिंग है, और एंड वी मस्ट रियलाइज ऑल ऑफ दैट। So what we need to do is to first of all have very strong social groups, और ये जो politicians हैं और ये जो political parties हैं और जो आगे जाके government भी बना रही हैं, they basically work under pressure of these social groups and their voters. So we must not forget that. So the only thing is that Puneet ji is doing great work, and you must suggest ways how we can bring this voice into prominence amongst the citizens of the country एंड अब्रॉड एज वेल, जो हमारे डायस्पोरा है। दूसरी बात किसी ने बोली थी कि ये ना कनाडा को बैन कर देना चाहिए, अभी कल को आपको टर्की को भी बैन कर देना चाहिए, मलेशिया को भी बैन कर देना चाहिए। मतलब ये बहुत ही मुझे मतलब अजीब लगा इस तरीके से बात करना, क्योंकि भाई कनाडा में क्या सारे जो इंडियंस रहते हैं वो सब खालिस्तानी है? क्या कनाडा के साथ हमारा कोई और व्यापार नहीं होता? क्या कनाडा के साथ हमारा और कोई संबंध नहीं है? क्या सिर्फ इट इज ओनली खालिस्तान दैट we are connected with? So no, we can't function like that. Obviously ये हमारी ये इस तरीके से डिप्लोमेसी काम नहीं करती है, ना ही इंटरनेशनल रिलेशंस काम करते हैं। तो आई रियली फील द रियल प्रॉब्लम फॉर इंडिया इज पाकिस्तान। ठीक है, अच्छा स्वप्निला जी, प्लीज आपकी बात होगी, वी हैव टू मूव टू नेक्स्ट थिंग। वी अप्रिशिएट योर थिंग। आई जस्ट से जो बात की थी ना, कनाडा को बैन कर, कंट्री बैन ही नहीं होती जी। कंट्री का ये होता है, यू बेसिकली इन्फ्लिक्ट अ कॉस्ट ऑन इट्स पॉलिसी। मैं तो कहा ये जो अपना वो है, क्या कहते हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था उसको सैंक्शन किया जाए। बैन का कोई ट्विटर थोड़ा कि आपने बैन कर दी प्रोफाइल। और जो ये था लोगों के लिए नहीं, बेसिकली जैसे अब हमारा है कि वो जो हाई कमीशन है, दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिप्लोमेसी। आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको क्या कहते हैं,
उसको वो चार्ज अफेयर लेवल पे बना सकते हैं कि आप अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है उसको रिस्ट्रिक्ट, बेसिकली जब भी आप क्राइम से डील कर रहे हैं या टेरर से कर रहे हैं या कोई बंदा आपके खिलाफ कर रहा है, तो द बेसिक थिंग इज, द मोस्ट फंडामेंटल थिंग इज व्हाट कॉस्ट कैन यू इन्फ्लिक्ट ऑन दैट. Right now we have taken everything, like they can do anything and we are not able to inflict any cost. जो इन्होंने ब्लैक लिस्ट भी हटा दी ना, उससे बेसिकली अगर कोई इंडिया के खिलाफ बदतमीजी करता है तो यू हैव टेकन अवे द कॉस्ट. आपको बल्कि ब्लैक लिस्ट में डालने के बजाय यू कुड हैव पुट इन नो फ्लाई लिस्ट. नो फ्लाई ब्लैक लिस्ट का मतलब क्या है? आप इंडिया में एंटर नहीं कर सकते. नो फ्लाई लिस्ट का मतलब है कि आप इंडियन एयर स्पेस क्रॉस नहीं कर सकते. तो मान लो आपको थाईलैंड जाना है तो आप जा ही नहीं सकते, बैठे रहो. तो अमेरिका ने जो टेररिस्टों के खिलाफ किया, जिन्होंने 9/11 किया, ये जो किया, वो ब्लैक लिस्ट नहीं करती, वो नो फ्लाई लिस्ट करती है. तो एनीवेज दैट इज अ डिफरेंट थिंग. देयर आर मेनी पीपल. व्हाट आई एम सेइंग, आई एम जस्ट सेइंग यू हैव टू इन्फ्लिक्ट अ कॉस्ट वन फॉर समबडी हु इज एक्टिंग इनिमिकल टू यू, एंड दैट वी आर नॉट डूइंग. तो ये बात थी. अच्छा, हमारे पास एक क्यूरियस पाजी थे. क्यूरियस पाजी, आप प्लीज अपनी बात रखिए. All right, thanks, Puneet. Yeah, no, great work being done, man. So yeah, I think you said most of the points I was going to make as well. So the one thing I want to say is, I think somebody was making a point about the Canadians before, about the conservatives and the liberals. I think they couldn't be any more wrong, right? So this has nothing to do with liberals or conservatives. Even though there are only 4 Sikh conservative MPs right now, but if you look at them, Jack Sahota, Tim Uppal, these are Khalistani sympathizers. So just because of the fact that you're thinking conservatives are going to come in power and things are going to change and Canada is going to turn pro-India, that's not going to happen, right? So even if you look at the statements by Tim Uppal in the back, or Jack Sahota and the other Calgary MPs as well, and these are all from conservative parties, they have taken anti-India stance many times over again. And just like how you were saying, Puneet, as well, that India has to inflict a cost on Canada, of course it has. Canada is an immigration-based economy, right? It's thriving on the Indian students. It's thriving on immigration from India with a major scale. So if India has to inflict a cost on Canada, it has every right to do so. And I think India has been very, very soft with Canada, right? There has to be a cause for them to meddling in Indian politics, in Indian demographics, and they can't be allowing these kind of activities. Everybody's turning a blind eye. What you were talking about, these guys rented a trailer and parked that in, I think, Malton or Rexdale, with Hindus doing the genocide. How many of the Sikh MPs denounced that? Or how many of the 18 Sikh MPs denounced, no, it was not Hindus doing that against the Sikhs, it was the Congress party? Nobody said that. None of them came to make a statement against that. They openly had that trailer parked out on the main road, and everybody was seeing that. And this wrong narrative is being peddled, but no liberals, no NDP, no conservatives are coming and making a statement against that. So you could be in a fool's paradise thinking that there's going to be a government change and that's going to change everything. No, it's not going to change anything. Also, if you look at the immigration, it's more depend on the leadership. So I have to look at the background of the conservative leadership. well, Never happened in the past. let me finish my point, and then you can make your point afterwards, right? So don't cut me off in the middle. So it has nothing to do with the leadership, and that's my opinions, right? Because like I said, this is all about vote bank. So if you look at the recent immigration trends will show you that most of the immigration is being done from the small pins in Punjab. Most of them are coming as international students. These kids who are like 18, 19 years old and have never traveled out of the pin, they're coming. These guys have never even gone to Delhi. They've never gone to Bombay or Bangalore or a major city, and they're coming straight to Canada. What kind of mindset do you think they're bringing, right? So who do you think they're going to come over and support? India or Khalistan? Of course, they go towards the Khalistani trend, right? So if you don't have people coming from India from major Curious, cities, Paji, please. You made very good points. We have 2 or 3 more people, and then we have to conclude. But we plan to do this weekly, and you have my word. We'll give you like. No, great points from you anyways. I was just pretty much echoing your points as well, but I think there has to be a pause. But what you said, I tell you my personal experience as well. What you say about PIN, there is one thing I disagree with. These people actually, if you look in Canada, these people have no experience. They just live in their thing, and they have just figured out this entire conspiracy and hatred against Hindu. Like people actually who come from villages or small towns, they basically rely on Hindus. Like the thing is also from Delhi, we grew up with Hindus. So we know this is all nonsense. This is actually in Canadian ghettos or, in cities where you don't need to do anything. And, you can just like order from the supermarket. I also think, for example, the most anti-Hindu people in the West are actually these Brahmins and, super educated Brahmins or something who just like live in their own ivory tower and, figure out their own thing. Actually, if you look at blue collar people, and, I'm just saying, I am not saying this. Blue collar people are actually have the most practical wisdom. So on this, I would actually disagree with you. जो आम आप कोई छोटी सी दुकान चला के आया, साइकिल चला के आया ना, उसको अपने पड़ोसियों से पता है कि ये क्या मतलब है और ये क्या हवा भाई जी इन्होंने चीज बनाई हुई है.
So No, I would, they I'm might not. have, they might have cultural issues adjusting in the new land, but in terms of hatred against Hindus, I think that is actually a more urban phenomenon than a rural phenomenon. No, it's not really the hatred against the Hindus. Puneet, is more about the foot soldiers, the street warriors, right? All these young kids who are influenced by Musewala and all that stuff like that, like all these international students, they are being used as the street soldiers or the foot soldiers. हाँ, They're the हो ones सकता who are है। being तो used. मैं वैसे आपको बताऊं, जो मूसेवाला खुद, he is basically he is a child of a veteran, and he was running on a Congress ticket, and it's a more complicated. It's also when you are a public persona, and I sometimes feel it. When you become a thing, it's basically the mob guiding you than what you have to say. तो ये सारे सिंगर विंगर भी थे ना, मैं like actually I can show you this picture. For example, KPS Gill used to be the biggest hero. तो श्री देवी से लेके अपना क्या नाम है सलमान खान, और जो पंजाबी है जैसे गुरदास मान, सबसे बड़े आपको कौन पंजाबी सिंगर है? दिस गुरदास मान एंड कुलदीप मानक, दे यूज्ड टू सिंग प्रेजेस ऑफ कि ये केपीएस गिल बिकॉज ही वाज अ हीरो। बट ये जो आज है, ये जो नए के जनरेशन है, इन्होंने देखा कनाडा ने रोला डाल दिया, हमें कुछ पता नहीं। आप उनकी इंस्टाग्राम पे देखो, ओ तू किसानों के बारे में क्या कर रहा है जी, ओ तू किसानों के बारे में क्या कर रहा है जी। उसने कहा जी मैंने तो अपनी बीवी बच्चे पालने हैं, मैंने तो गाने गुने गाने हैं। वो कहता चलो मैं भी कहता नो फार्मर नो फूड। तो ये द मॉब इज काइंड ऑफ डिक्टेटिंग देम व्हाट टू से एंड व्हाट नॉट टू से, एंड मे बी दे डोंट वांट टू से। चलो एनीवेज, ये जो हमारे पास है ना, ये करण भाई है, उसके बाद ये सरदार जी है। मैंने इनकी प्रोफाइल पढ़ी, एंड his profile description is actually one of the most interesting, and I would say we have to get his voice, what he's trying to do, and everybody must follow सरदार जी। ये जो इनकी बड़ी मजेदार प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन है। तो स्वप्निला जी, we will have to do it next time. We gave you a chance to speak at length, and we will give you even more chance next week, but we are really running short of time, so we will have Karan bhai, we'll have Sardar ji, and we will have Ram bhai if he wants to add something, and then we will conclude. We really have gone over time. So Karan bhai, please go ahead. करण भाई, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, हमने आपको बारी दिया, आप अब अनम्यूट करके प्लीज बोलिए। चलो वो इधर उधर सो गए हैं, क्या हुआ है। तो सरदार जी, आप अपनी बात रखना चाहते हैं तो प्लीज रखिए हमारे साथ। Sure, definitely. Thanks, Puneet. I hope you can hear me. So I think सबने काफी अच्छे points raise किए, and I think I agree with most of them. On the, I think the point you made, the Brahmins, the educated people in the West, who are the most anti-India or anti-dharma in a sense, I would kind of further label them as I call them colonial Brahmins, because they are stuck in that colonial mindset, right? They're not. I would kind of stratify them, and also call the other group, which is still connected, as dharmic Brahmins, right? So they are dharmic Sanatani Brahmins, like Bhai Matidas, Bhai Satidas, Bhai Dayala, who accompanied Ninth Guru Sahib to Delhi. They were all Brahmins, right? So they are the dharmic Brahmins. So it's not a criticism, just an observation. So I'll say two or three things, and I'll be very very brief. One, I think we are a very resilient civilization. So we've defeated the Malaysias in the past of all kinds, and I'm very confident we'll do it again, and we'll do it together. So that's, to me, I'm not worried about that piece. We just have to keep doing our karma without any fear or being inimical to anyone. So I'm a strategy guy, so I'll make 2 points or 2 or 3 points real quick here. One, ideology is what drives action in my mind, right? So the whole work, Puneet, that you are doing and you leading is very very important, because to destroy the ideology of Mexikhi and then I call it Mosikhi, Mohammedan Sikhi, which is the Khalistani Sikhi, is very important, because until unless we do it, this thing will keep coming back up. For example, I think we defeated these Khalistanis in 1980s and 90s, but what has happened is that ideology has remained, right? So, and that ideology has it has morphed, and it's at a point where it's started raising its head back up, given the right conditions, right? So I won't go into the politics and everything else of it. So it's important for us to defeat it. It's the same story of Rakt Beach as well, right? So we have to destroy it comprehensively. And so the work you're doing, I would recommend everybody to support and really provide the voice and broadcast and share Puneet's work and some other scholars' work in that field.
The second point, the question of what we should do. So the framework that I use, which I've learned as I think I've learned about our civilization, our Bharatiya civilization, is the framework which is, I call it the power of A&D. So it's not either or, right? A lot of times we get stuck in debating about let's do this or let's do that. This is better, that is better. Groundwork is the most important. That's the only thing that should be done. Ideology is good, but it's too fluff. What I would recommend is the power of and. That means the approach for us needs to be, we work on certain dharmic kshatriyas, we work on ideology, and then there is a political aspect, and there's a security aspect, and a community aspect, and the influencers aspect, and the economics aspect, and the ground level, where we definitely have to take back our gurdwaras from these Khalistanis, right? So they have taken over the Gurdwara Sahibs, and that is where the ideology is being it's basically step by step they're salami slicing and getting the ideology into the next generation. So these are some of the things I don't want. I think most of the speakers they made really good points, but I just had some of these observations and things that I want to do. Again, all of us, thank all of you. I'm new, all of you being on this call. I follow Puneet and a lot of you on this call, people on here. I think we just have to work together. The whole binary of Hindu and Sikh it's to me it's meaningless. We are all part of the same Sanatan Dharma Vatvraksh, right? I mean, our branches of that same tree. Uh, I happen to be born in the Sikh branch. You might have born into there's an Arya Samaji Samaj or somebody is from the Gorakhpant Samaj branch. It does not matter. It's the same. We all are drawing our inspiration and our rocks and our nutrients from the same roots of the Sanatan Dharma. So I totally reject the things that divide us, but let's look at the highest common factor which unites us. So No, thank you. I actually agree with everything what we say, and I really think this actually has to be the first step to basically take like politics out of Gurdwara. And I don't know, like Sardaji, where exactly you stay. Like I'm just saying, like for example, if you go to Queens, right, and it's not even, let's say, I even just like you can take any third person uninterested. It's not that I despise like Khalistanis or Bhindanwala. You just see, like they have like portraits of all these militants and Bhindanwala, and they start, and there's nothing on what do you say, like like Bani is all about. It's like, for example, the Sikhism actually starts from 1984, and actually there is a very interesting anecdote. So for example, the first Sikh first 5 gurus are all pacifists, right? And the first guru to pick up arms, like after his father is like martyred in a very brutal way, is the sixth guru, like Hargobind. And when he basically start militarizing, actually the greatest what do you say, you can say, like Sikh scholar is Bhai Gurdas, and he's also the amanuensis of basically the Granth Sahib. And there is, he also says, he's worried, what is it like this Guru Hargobind, and he keeps like dogs, and he's going out hunting. And then he basically tries to unite the faith, and he says a very interesting thing, and that is actually makes, he says, to preserve a garden you need like a barbed wire, like, or he doesn't say barbed wire, of course. I think he says like babool ka ped, or like, but that is the idea. So this is the hard surface to preserve something that is really soft, and that is something sacred, and like but so that was it, and that makes sense. Okay, you fight, but now they've just been, it's all about the Sikh history starts from 1984. It's all about martyrdom and die, and like the spiritual aspect of it, that is dead. Like what do you want to say, like you're a warrior, bhai? Do you know, see, the Swiss used to be great warriors. Swiss actually, it used to be a very backward place. Please, go into the history of Switzerland. They used to be like, for example, Bullet and Pike. They used to be great warriors. Now, if I want to go in Switzerland, I've actually lived in Switzerland for some time. I want to go because they are great warriors. No, because they have like great universities. Like Einstein also went to the university I worked at briefly. So it's Swiss Federal Institute of Technology, and they have like the highest, what do you say, Nobel laureates per person in Switzerland. So that's why people want to go. They have a standard of living. You see, like, for example, the British, they didn't come to Punjab. They went all over the world. So, for example, I think it's on the western coast. It's called Ashanti. It's a very funny word. Just Google this African warriors, Ashanti.
Would be mind blown. What fascinating warriors they would. But we are we attracted to that? No, you are attracted. Of course, you have. It's good to have also a martial culture, so you have a complete faith. You can also protect yourself. But all about just this warrior and all invented history and no focus on truth telling. So of course nobody is interested in what you say. All these Sikhs, they are basically following it. You have not gotten any new recruits. It's just basically ki, okay, my father was there. Everybody wants to say my dad is strongest to my religion, and you're just doing it. But this faith that had appeal all across board, that has nothing. And so that is why it is contracting and contracting, and it is actually very sad. And anyway, so the point I wanted to make was, you go to Queen's Gurdwara and forget the hatred that they talk about Hindus in India. It's all about 1984, this fighter and that fighter and that fighter. No focus on meditation or Gurbani. And like my father was saying, and now I basically also, because of the risk, not just to my life but to people around me, I don't go to Gurdwara. But anyways, they were like, why don't you meet us? So I went to there is a place 20 miles further away from Queens, and that is populated mainly by Khatri. And they have a different culture, which is the thing. So anyways, it's called Hicksville. I was mind blown. I was like, I went to that Gurdwara. There was no portrait of any militant or something like that. And then I suddenly had this experience. Why I used to love this thing, and why I still want to fight it. It was such a beautiful experience. It was all about Gurbani and beautiful Shabad. And I was like, you can bring the most anti-Sikh person, and he will be humbled, and he will be attracted to this place. But and then I talked to the community members. They were very afraid. They were like, some people will Queens from come and they will take over the everything, and we are very afraid. So we have a beautiful thing, but what to do. So I basically, any Sikh renaissance or any, if we have to salvages, government is not going to do anything. They just want, the first thing has to be to remove the politics. It doesn't matter Congress, BJP, Aam Aadmi Party or nothing. These Akalis have started, from Morcha, whatever, whether it's Kisan Morcha or any Morcha, or for canal or something. They just, okay, collect at Golden Temple, collect at Gurdwara, we will collect. This is actually the rot. You have completely politicized the Gurdwaras, and there is no hope without depoliticization of this. And this is where we have to work कि भाई जो भी अपनी सियासत है यहाँ से बाहर निकाल के चलो, अपने अपने घर में करो या अपने कम्युनिटी सेंटर में करो, ये गुरुद्वारे बख्श दो हमारे, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता. So that is what I would say. So Sardarji, you want to make another point? So you can quickly make a point, and then we will go to Ram, and ये Vok ji bhi hain. So maybe we can have a point, and then we can conclude. So please go ahead. Hanji. So I'm in the US in North Carolina, and Puneet, the experience you mentioned about Gurdwara Sahib, it's very similar at our Gurdwara Sahib too. And we do not allow any of this hatred or the whole political preaching to happen, right? So the Sangat, it's the Sangat who make sure that we elect the right people, and we keep the Guru's Bani and the spiritual aspect front and center, right? So this time somebody wanted to celebrate Bandi Shor Divas and try to, instead of Diwali. So we said, no, fine, you can do that, but you know what? You cannot relegate Diwali, because all our ancestors, our gurus, we've celebrated that, right? So it's we have to, I think everybody, I think each one of us here, regardless of whether you're born into to the Sikh faith or not, I think if you are a Sanatani, we all have the ownership of reestablishing dharma. So that's one thing I'll say. And the second thing um, um, I'll mention is actually that's I think we've there's enough, we've gone over our time. So Puneet, thank you for the opportunity. I think I'm good. Thank you, Ji. And it's very heartening to hear. I will ask everybody. He's this Sardarji is starting this ex-Mexic movement. So I would say actually I was also a Mexic. But I grew up. This is what I heard. Only after reading it, I figured out कि कितनी बड़ी वारदात की है ना हमारे साथ. So I would say please follow Sardarji. And Ram Bhai, do you have to say something? The mic is yours. हाँ जी, आप बोलिए. Thank you, Puneet bhai. Thank you. Uh, First time on your space, and it was very heartening to hear you. And thank you for the efforts, because till this time I have listened to you only your Jaipur dialogues, or Eagle Bhai is there. I listen to him, your views. सिर्फ एक बात कहूंगा सिंपल भाषा में,
सिख बनना बहुत आसान है, पर सिक्खी निभानी बहुत मुश्किल। And people like you have listened, Sardarji. Now, I feel you people are really carrying the things what gurus have taught us. अब इसमें सिर्फ एक चीज आ जाती है पुनीत भाई, आपने जो कहा कि अभी सरदार जी ने भी ये बात कही, जो रक्त बीज, मेरे भाइयों प्रॉब्लम रक्त बीज की तो है, बट जब तक मैं एक क्लियरली बात कह रहा हूं, और मैं ये बात अक्सर कहता हूं, और अभी पुनीत भाई ने उसको मैं कहूंगा कि शायद मेरी बात को उन्होंने बिल्कुल सही साबित कर दिया कि जो गुरुद्वारा में पॉलिटिक्स आ चुकी है। और ईगल शायद इस बात को एग्री करेगा, मैंने कल भी ये बात कही थी एक स्पेस में, कि आपके एसजीपीसी की चेकबुक से ऑर्बिट ट्रेवल्स के पैसे दिए जाते। क्या गुरुद्वारा इसलिए बनाए गए थे कि दैट ए पर्सनल फैमिली और पॉलिटिकल पार्टीज रन बाय इट, और इट वाज फॉर द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी? सो समवेयर somehow we all have lost. It's not, I would say, Sikh as a community, the whole Punjab has lost. We need to come out of this, and effort has not only to come only from Puneet Sami. It needs to come from everybody sitting here in this space. Everyone has to come out with this effort, and they have to find a way out how we are going to do it. It's not कि सर इस political party को ले आए उस political party को ले आए। सर पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होगा, दिस हैज टू गो बियॉन्ड पॉलिटिकल पार्टीज, दिस हैज टू कम फ्रॉम योर एंड माय होम। ये मेरे और आपके घर की बात है। मैं अमृतसर से जन्मा, वहां पे पला हुआ व्यक्ति हूँ। ठीक है, आज अम्बाला में जरूर रहता हूँ, बट माय फादर स्टिल वोट्स इन अमृतसर। From 1986, I'm living in Ambala, but my father never shifted his vote from Amritsar. He said, I vote the place I was born and I was brought up. How hard I have tried, but he never said. वो कहते हैं, नहीं, एक दिन तो मेरे को उम्मीद है कि कुछ ठीक हो जाएगा। बट ये जो एक कुछ लोग आए हैं, पुनीत भाई शायद आप एग्री करेंगे, जो अभी ये जो नई पीढ़ी आई है, आई थिंक फ्रॉम 90s, आफ्टर 90s, उन्होंने कुछ देखा ही नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है कि इस जहाज को, जो पंजाब का जो ग्लोरीफाइड पीरियड था, उन्होंने देखा ही नहीं, उन्होंने सिर्फ डूबता जहाज देखा। I feel we need to work out on all this all together. Thank you very much, Puneet bhai, for giving me time. It's been great to listen to you, your views, and I'll try to join you every time you come in. Thank you very much. थैंक यू राम भाई, वी प्लान टू डू इट एवरी वीक, तो हम ये नेक्स्ट फ्राइडे भी करेंगे। तो वोक जी, आखिरी आपकी बारी है, तो आप बोलिए, और यू आर वेलकम एंड स्टेज इज योर्स, एंड आफ्टर यू वी विल कंक्लूड। हाँ जी। पहले तो नमस्कार सारे भाई और भाइयों बहनों को। 2 पॉइंट रखना चाहूँगा। एक तो मेरी विजिट थी जो गुरुद्वारा में दिवाली पे, उसके ऊपर, और एक पॉइंट रखना चाहूँगा एक आइडियोलॉजी के ऊपर। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो आई विल कंटिन्यू। नहीं, इजाजत तो पूरी है भाई, और आपका जो एक्सपीरियंस था उसको हमने रीट्वीट भी किया था, वो काफी वायरल भी जी हुआ था। तो जी आप अगर संक्षेप में रख लीजिए। तो एक ये सांबा जी हैं, ये भी कह रहे हैं इन्होंने जरूर बोलना है, तो हमें अगर हम 5-10 मिनट में कंप्लीट कर ले तो बहुत जी मेहरबानी होगी। हाँ जी। 2-3 मिनट लूँगा। सो वैसे तो मैं रहता हूँ कनाडा में, तो मुझे हो गए हैं कनाडा आए कोई तकरीबन 8 साल। आई होप एवरीबडी इज कंफर्टेबल इन इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी। तो मेरे को 8 साल हो गए हैं। तो पहले हम जाते थे गुरुद्वारा, हमारा जाना होता था हर वीकेंड, हम जाते थे, सेवा करते थे, और लंगर खाते थे, सब कुछ, पूरा दिन ऑलमोस्ट हमारा गुरुद्वारा में ही स्पेंड होता था।
उसके बाद धीरे धीरे जानने की, पहले तो कुछ ऐसा था ही नहीं, बिकॉज आई एम बॉर्न 92, और जब तक हमने होश संभाली तो ऐसा कुछ खालिस्तानियों का या रेडिकल सोच का इंडिया में इतना कुछ नहीं पता लगता था. So we came here and then started going to the Gurdwara, and then पिछले I would say 2-3 सालों से जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं वो बहुत बढ़ चुके हैं यहाँ कनाडा में गुरुद्वाराज में. तो हमने जाना बंद कर दिया या बिल्कुल कम जाना शुरू कर दिया. तो दिस ईयर मेरा एक फ्रेंड था जो इंडिया से आया था, एंड ही वाज वेरी स्पिरिचुअल, तो उसको गुरुद्वारा जाना था दिवाली पे. एंड वी वर लाइक ओके कि हम भी मत्था टेक के आते हैं एंड गुरुद्वारा जाते हैं. और यू वुडंट बिलीव, यूड एक्सपेक्ट कि साल में इन लोगों के पास एटलीस्ट 350 डेज होते हैं अपना प्रोपेगेंडा करने के लिए. तो कुछ त्योहार हैं या कुछ फेस्टिवल हैं या जहाँ पे गुरु का नाम लेना है, गुरुपुरब है, तो अब तब तो अपना प्रोपेगेंडा छोड़ दो. लाइक मैंने स्पेंड किए होंगे कोई अराउंड 15-20 मिनट्स टू हाफ एन आवर इन द गुरुद्वारा. एंड आप लाइक मुझे बोलते हुए भी इतनी घिन आती है कि लाइक भगवान का नाम लेने के लिए लेने की बजाय या वाहे गुरु का 10 गुरुओं का नाम लेने की बजाय, गुरबानी पढ़ने की बजाय वो बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान दे हाकमां ने साडे नाल ਇਹ ਕੀਤਾ, साडे बच्चे मारते, साडे ਉਹ करता. लाइक they don't see no space, they don't see no time कि किसी चीज का कोई टाइम होता है, किसी चीज की कोई जगह होती है कोई बोलने की. It doesn't matter to you. So that was like a little piece of what I experienced there. And secondly, मेरा question है आपसे कि there are a lot of YouTube channels या Facebook पे आप देखते हो कि और लोग हैं जो सिखिज्म में ही पंथ हैं जो ऐसे टकसालियों को या खालिस्तानियों को क्रिटिसाइज करते हैं बहुत बहुत अच्छे तरीके से. तो मेरा क्वेश्चन ये है, बट उनकी आइडियोलॉजी हमसे डिफरेंट है. I don't want to name them, I don't want to, if you get me please let me know, but उनकी वो क्रिटिसाइज करते हैं टकसालियों को, खालिस्तानियों को, पर उनकी आइडियोलॉजी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है सिखिज्म को लेके या स्पिरिचुअलिटी इन सिखिज्म को लेके. तो अगर आप समझ पा रहे हैं मेरा पॉइंट तो आप उसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि लाइक एक नॉर्मल बंदे को क्या सोचना चाहिए. डू वी गेट क्या हम उनके क्लोज हो जाएं बिकॉज हमें एक बड़े एनिमी से टैकल करना है इस पॉइंट पे, या इज देयर एनी अदर वे? व्हाट डू यू से? जी, मैं तो ये बता रहा हूँ ना, देखो ये जो है कि हमें लाइक व्हाट इज द मोस्ट प्रेशियस अबाउट आवर सिविलाइजेशन, वही मैं आपको बता रहा था. जैसे आप देखिए, वी आर द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, राइट, एंड वी हैव वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स लैंग्वेजेस. मतलब यहाँ पे इंडिया में इतनी लैंग्वेजेस हैं, यूरोप की कुछ भी नहीं है भाई. लाइक वी हैव ओवर 200 लैंग्वेजेस इन इंडिया एंड 2000 डायलेक्ट्स, राइट. आप मैं बताऊँ, किसी भी लैंग्वेज में बिलीवर वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता. जैसे आपने कभी जिंदगी में भरोसू सुना है, विश्वासी सुना है? भाई हमारे में क्या होता है, श्रावक. श्रावक का क्या मतलब है? जो श्रवण सिद्ध कर रहा है. अभ्यासी होता है कि जो अभ्यास कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है. जिज्ञासु होता है जो क्यूरियस होता है. सिख होता है जो स्टूडेंट होता है. तो भाई इसमें तो हमारी एक पर्सनल जर्नी है. तो अगर कोई अनशंड बोल रहा है तो ना सुनो भाई. मतलब ये जो इन्होंने सारा बनाया है ना कि विश्वास करके चलो, और ये जी हम इस कबीले के हैं, ये इस भाई, ये यहाँ पे ये अमन जी भी बैठे हैं, लाइक एनीबडी हु नोज यूरोपियन हिस्ट्री, ये एक्चुअली एक बड़ा, इन्होंने पूरे ये जर्मनी जो थे, यू नो, लाइक दे लॉस्ट ओवर पता नहीं मिलियंस ही, एक 30 ईयर वॉर. आप उसको ना विकिपीडिया में जाके कहना, मतलब जो पंजाब के अंदर कतने, वो तो कुछ भी नहीं हुआ. ये एक क्रिश्चियनों ने एक दूसरे की कितनी गर्दनें उतारी हैं, आपको, आप हैरान ही रह जाओगे. आप करो एक बार वो जर्मनी के अंदर, आई थिंक क्रुसेड्स. नहीं, क्रुसेड तो यार इन्होंने जाके मुसलमानों से लड़ी है. मैं ये कह रहा हूँ जो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक ने एक दूसरे की गर्दनें उतारी हुई हैं, कि मतलब जो जर्मनी था, इन्होंने ऐसी सिविल वॉर की, इनकी 30% पॉपुलेशन खत्म होगी. एंड एक्चुअली दैट इज अनदर फैसिनेटिंग थिंग, आई विल टॉक अबाउट सम अदर डे, कि ये जो, क्योंकि ये जो यूरोप था, ये जो आर्टिलरी में हमसे बहुत ज्यादा एडवांस था इंडिया से, तो एक्चुअली जो उनकी सारी इकोनॉमी तबाह हो गई, तो वो वहां से जो उनके स्किल थे, देन दे स्टार्टेड कि हमारा स्किल कहीं भी इसका वो वैल्यू हो, देन दे स्टार्टेड कमिंग टुवर्ड्स इंडिया.
तो वहां पे यहाँ पे आर्टिलरी एक्चुअली प्रोग्रेस होती है. दैट इज अनदर लाइक अनदर फैसिनेटिंग एस्पेक्ट ऑफ इट. और भाई तुम कभी ये देखो कि क्रिश्चियनों ने अपनी एक दूसरे की कैसे गर्दनें उतारी है, और सारा सारा का सारा रोला ही था कि हमें किसी ने बता दिया हम इस तरीके के क्रिश्चियन है, दूसरा कहता जी हम दूसरे तरीके के क्रिश्चियन है. तो भैया एक दूसरे के खिलाफ है, एक दूसरा गलत है, तो इसका यही तरीका है एक दूसरे से भिड़ जाओ. बट हमारे में कोई चक्कर ही नहीं है भाई, हमारे में तो कबीले का कोई सिस्टम ही नहीं, हमारे में तो इंडिविजुअल जर्नी है कि एक मतलब एक बंदा है, उसकी अपनी यात्रा है, इसलिए उसको पंथ कहा गया, और वो दूसरे पंथ भी किसी को तो अपनी जर्नी है, हमें तो उसी पे फोकस करना है. अगर तुम्हें कोई लगता है कोई यबली मारता है तो चल भाई उसका डफर उसको भेजो, और जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी अपील करता है, इंस्पायर करता है, तुम उसको फॉलो करो. हाँ बट ये है कि सच बोलना चाहिए, जितना नुकसान हो जाए सच बोलना चाहिए. दैट इज अ थिंग, दैट इज अबव एवरीथिंग एल्स. और जो बंदा तुम्हें ज्यादा ताकत देता है अंदर से कि तुम सच को सह सको और बोल सको, वही गुरु है, और कोई गुरु है ही नहीं, और कोई धर्म है ही नहीं सच बोलने के अलावा. मेरी तो ये अंडरस्टैंडिंग है. तो ये तो कोई ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है, कौन सी टकसाल बोल गया, इसमें कोई इंटरेस्ट ही है नहीं. इट इज नॉट अ डिस्कशन. चलो ये अपने आप में ये बहुत बड़ी लंबी डिस्कशन हो जाएगी. तो सांबा जी आप जी, बोलेंगे फिर हम इसको कंक्लूड. प्रणाम, सत श्री अकाल पाजी, सबको प्रणाम. देखिए मैं आपको सुनाया इस पे जयपुर डायलॉग पे बहुत, और मैं कभी बचपन में भी, मैं तो हिंदू हूँ, दिल्ली वाला, और मैंने कभी भी नहीं देखा था कि इतना इशू है. लेकिन अभी पिछले 2-3 महीनों से मैं ये इशू बहुत ज्यादा देख रहा हूँ, मे बी बिकॉज आई एम ऑन ट्विटर, और ट्विटर पे ये पूरे दिन मैं, बीच में ये था कि डू नॉट एंगेज, क्योंकि उनके भी ट्वीट्स आगे बढ़ेंगे, ये मैंने सोचा था. बट कभी कभी यार खून खौलता है कि यार ये कितना झूठ बोला जा रहा है, और कितना मतलब गाली दी जा रही है उसी चीज को जो बेसिस थी. तो बहुत ही गलत लगता है. बट आई डू फॉलो राइट नाउ कि मैं डू नॉट एंगेज उस पे हूँ. लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि कहीं पे जवाब देना चाहिए, क्योंकि उनके ट्वीट्स भी, या उनके मतलब सोशल मीडिया पे उनका भी पढ़ने वाले हैं. अगर हम उनको सच्चाई दिखाएं तो अब हमारे पास वो हथियार होने चाहिए. हथियार इन द सेंस कि कहाँ डेटा देना है, क्या डेटा देना है. जैसे अभी एक क्रिश्चियन ने डाला कि हम जो है शुरू कर रहे हैं सारे कि इंडिया में बहुत ज्यादा इश्यूज हो रखे हैं माइनॉरिटीज के अगेंस्ट. तो मैंने सीधा सीधा एक लिंक डाला है उधर गोवा इंक्विजिशन का, कि गोवा इंक्विजिशन पे ये हुआ था. अब वो उसके ट्वीट टाइमलाइन पे है, कुछ लोग पढ़ेंगे कुछ लोग नहीं पढ़ेंगे, बट एटलीस्ट दैट वाज आई. एंड सेकंड, अब हमें देयर इज अ पॉइंट कि हमारे पास इतने सारे त्योहार हैं एक दूसरे से कनेक्ट करने के. अब देव दिवाली है, उसे गुरपुरब भी मनाते हैं, तो मैंने अपने उस पे दोनों की बधाइयां दी हैं सबको, एंड उसका मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है. आई थिंक वन थिंग वी कुड डू दैट इज टू रीच आउट टू पीपल हु आर नॉट दैट बायस्ड, बिकॉज कोई पता नहीं किसी दिन जब जो अनबायस्ड है वो बायस्ड हो जाए दूसरी तरफ, तो उसको अपने साथ रखना मेरे को ये जरूरी लगता है. हालांकि हमारे पास मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत बड़ी मूवमेंट का कोई फायदा होगा, बट फॉल्ट लाइंस इंडिया की बाहर दिखेंगी, और वो जो 2.5 वॉर है वो 0.5 बड़ा हो सकता है, वो पूरा मतलब 3 मल्टी लेगेड वॉर हो जाएगी. एंड दैट इज नॉट समथिंग आई वुड रियली वांट. थैंक यू पुनीत जी, आपके तरफ से मतलब आई एम अ बिग फॉलोअर ऑफ यू एंड अ फैन. थैंक्स अ लॉट. हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू. मैं तो ये पता नहीं जयपुर डायलॉग ने सही जयपुर डाला भाई. मैं तो लाइक आई फील लाइक जैसे वो कोई हाई स्कूल में कोई वो बड़ी अट्रैक्टिव लड़की होती रहती है, मुझे तो इतनी टेंशन मिलनी शुरू होगी. आप टेंशन देते हो, आपसे 1000 गुना ज्यादा टेंशन खालिस्तानी देते हैं. वो तो ये कह पुनीसानी, ये कह रहा पुनीस, मैं कहा यार कमाल होगी. ये तो हमारे स्कूल में लड़के कहते थे वो उधर गई थी, वो उधर ट्यूशन गई थी, ऐसे जैसे स्कूल में होते थे ना कि हाँ वो मतलब इतना इंटरेस्ट होता था हम जैसों का, तो वो पूछने वाला नहीं होता था. बट चलो मतलब ये भगवान के अपने अपने तरीके हैं. मतलब आई गेट सो मच अटेंशन, तो आप पुनीत जी, पुनीत जी, एंजेलिना जोली भी ना इतनी सुंदर या इतनी फेमस पहले दिन नहीं हुई थी. उसने इतनी फिल्में करी, उसको सब लोगों ने जाना, आपको भी सब लोग जानेंगे, आप भी फेमस होगे. हाँ जी, चलो हो रहे हो ठीक है धीरे भाई, धीरे. यही रह गया था कि इसी ये आपने इतनी बड़ी बात कह दी, एंजेलिना जोली से कंपैरिजन कर दिया, इसी बात पे हम इसको कंक्लूड करते हैं. तो आने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू वेरी मच. इसको अगले हफ्ते भी करेंगे, आप प्लीज आइएगा. एंड जिनको आज चांस नहीं मिला, वी विल मेक श्योर वी गेट देम अ चांस टू स्पीक. जस्ट बी सिविल एंड हैव योर क्वेश्चन, विल हैव एवरीवन. थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे.